एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, यस। तो हम लोग जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे। तो अभी जो हमको यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आप अल्काइल हैलाइड को मेटल के साथ में ट्रीट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे मेटल समझना है वो है सोडियम मेटल। विथ सोडियम मेटल, विथ सोडियम मेटल। नाउ व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ सोडियम मेटल। अगर आपने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया है सोडियम मेटल के साथ में, तो you get an idea. This reaction you have studied in the 11th standard only. यस। अगर आपके यस। पास मिथाइल क्लोराइड लिया गया है और आपने उसके अंदर 2 मोल ऑफ सोडियम ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर वर्ड्स रिएक्शन। हाँ, तो ये फॉलो कर जाता है यहाँ से Cl, यहाँ से Cl और बीच में से Na will be getting lost in the form of 2NaCl। तो 2NaCl यहाँ से निकल जाएगा प्लस CH3 bond CH3, that is a ethane, you got it। इथेन। अब MHTCET में ये क्वेश्चन बनता है कि विच alkane कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। तो आप यहाँ लिख सकते हो मीथेन। बहुत बढ़िया। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड वाया वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल को हम लोग वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में। अच्छा, अभी इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, आपको आपने पढ़ा ये, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग दिखता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन। सी, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे एक Br है और यहाँ पे एक Br है और आपने इसमें ऐड कर दिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब जो है इसका प्रोडक्ट आपसे एक्सपेक्टेड है, आप क्या इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो देखो ये जो है ये फॉलो करने वाला है वर्ड्स रिएक्शन। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जहाँ पे Br है आमने सामने, बोथ द Br का कार्बन विल बी गेटिंग जॉइंड। क्योंकि आपने जो पहला वाला एग्जांपल देखा था, एक मिथाइल मतलब जो कार्बन क्लोरीन को कनेक्टेड है वो वाला कार्बन, सामने वाले कार्बन जो कि क्लोरीन से कनेक्टेड था, वो दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ये मिथाइल और ये मिथाइल आपस में क्या हो गया भाई, ज्वाइंट हो गया। आपने उसी कार्बन को ज्वाइंट करना है जिसके पास हैलोजन कनेक्टेड था। तो यहाँ से Br निकल जाता है और यहाँ से Br निकल जाता है और बीच में से ये दोनों का कनेक्शन हो जाता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। सर रिपीट करो ना। बता रहा हूँ, मैंने हिंट क्या दिया, ये जेई का क्वेश्चन है, दिस हैज बीन आस्क्ड। जहाँ पे कार्बन होता है, जैसे ये देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, CH2 बॉन्ड CH, CH, CH2, यहाँ पे Br है और यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे समझा, दूसरा कंपाउंड ऐसे बना दिया, CH, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे Br है।
अब ये जो ऊपर ये वाला जो है एग्जाम्पल और नीचे वाला एग्जाम्पल दोनों अलग है। पहले वाले में क्या था, एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों बी आर है, अभी यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों बी आर नहीं है। तो अभी क्या होगा, जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मोल ऑफ Na, तो ये बी आर और ये बी आर आपस में ज्वाइन कर जाता है विद द सोडियम, और वहां से NaBr निकाल देता है, और बीच में ये जो कार्बन है ये वाला और ये वाला आपस में ज्वाइंट हो जाता है। सो मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कार्बन को हैलोजन लगा है वो कार्बन ज्वाइन हो जाता है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अगर वही जो हैलोजन है आप एक ही कंपाउंड के अंदर 2 बार लगा देंगे, जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करूँ स्ट्रक्चर, तो ये CH2 CH, CH बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे मैंने एक Br लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक Br लगा दिया। अब वो जो हैलोजन है वो एक ही कार्बन के पास, एक ही कंपाउंड के पास 2 कार्बन के पास है, तो जिन 2 कार्बन के पास आप 2 हैलोजन देख रहे हो ना उनको ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ से ये ज्वाइन करेगा, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा ये। यस सर, समझा। यस सर, समझा। हाँ, तो ये जेई में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपने पढ़ा है इस तरह से, एग्जाम में पूछा जाता है कुछ अलग तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया आपका वर्ड्स रिएक्शन। अब इसके बाद जो है आएगा फिटिक रिएक्शन एंड द वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। सी, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए, वर्ड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड आपस में ज्वाइन करते हैं। इन केस ऑफ वर्ड्स फिटिक रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड और एक आपका अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड मतलब कैसा होगा, वहां पे बेंजीन आ जाएगा, और वही चीज़ है बीच में सोडियम रहेगा। अगर आप यहाँ पे लेते हैं CH3 बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस Cl बॉन्ड बेंजीन, तो अभी ये यहाँ से जो है Cl, मतलब एक अल्काइल पार्ट है और एक अराइल पार्ट है, वो आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3 कनेक्टेड टू अ रिंग। टोलिन। हाँ, दिस इज टॉल्यून, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा नेम रिएक्शन मिलता है दैट इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, दो अराइल हैलाइड ही ज्वाइन कर जाते हैं। फिटिक रिएक्शन, और फिटिक रिएक्शन में क्या है, 2 अराइल हैलाइड्स लाइक क्लोरोबेंजीन will be combining with another molecule of chlorobenzene। तो 2 क्लोरोबेंजीन जो है वहां पे आपस में ज्वाइन कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम। सो बाइफिनाइल, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, बाइफिनाइल। तो ये जो है ये आपका फिटिक रिएक्शन है, और वर्ड्स फिटिंग में एक अल्काइल एक अराइल आता है, जब दोनों अल्काइल रहेंगे तो वर्ड्स है, एक अराइल है और एक अल्काइल है तो वो क्या है आपका
वर्ड्स फिटेगा। तो ये तीनों नेम रिएक्शन दिमाग में आपको फिट करके रखना है। आफ्टर दिस रिएक्शन विद द मैग्नीशियम मेटल आयन, अभी ये जो चल रहा था ये सोडियम मेटल के साथ में चल रहा था। तो जो अगला है रिएक्शन विद रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg। देखिए एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है भाई, Gr। ये 2 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा था और एक एग्जाम्पल उसने पूछा था, तो वो मैं बताता हूँ। जब आप अल्काइल हालाइड को कनेक्ट करवा देते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ में, CH3 CH2 CH2 Cl and propyl chloride on treatment with the magnesium metal in the presence of dry ether, the presence of dry ether। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, जो आपका Mg है वो रिएक्ट कर जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस CH3 CH2 CH2 बॉन्ड Mg। MgCl। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसको शॉर्टकट में हम लोग Gr बोलते हैं। तो जो Gr होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है RMgX, मतलब वहाँ पे जो मेटल है वो मैग्नीशियम ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा मेटल नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो का सर मतलब होता है कार्बन, ऑर्गेनोमेट्री। कार्बन। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक मतलब कार्बन होता है, तो कार्बन जो है वो किसी मेटल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो है वो Mg ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो है ना वो दूसरा भी हो सकता है, जैसे डाई लिथियम, डाई अल्काइल, ये है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, एक रिएजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज ए गेलमैन रिएजेंट। ये है नहीं आपको टेक्स्ट बुक में। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, वैसे गेलमैन रिएजेंट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। मतलब ग्रिग्नार्ड के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, लेकिन जब आप ग्रिग्नार्ड बोलते हो तो वहाँ पे जो है आपको मैग्नीशियम मेटल ही लेकर आना है, दूसरा नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है एंट्रेंस में कि सर आपने तो यहाँ पे एन प्रोपाइल क्लोराइड करा दिया Mg के साथ में, अगर क्लोरीन की जगह पे दूसरा हेलोजन होता, आयोडीन होता, ब्रोमीन होता, तो उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे पहले जो है वो अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट करता है, फिर RBr रिएक्ट करता है, फिर RCl रिएक्ट करता है विच Mg टू सर फॉर्म RF नहीं Gr। आएगा। यस। नहीं नहीं, RF जो होता है वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, विग्रस, तो उसकी वजह से उसको हम लोग लेते हैं। वो रिएक्शन में जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन जो है वो जिस कंटेनर में हो रहा है वहाँ पे एक्सप्लोजन होने के चांस। सर क्या बोल रहे हो, आवाज़ नहीं आई। R2CuLi वापस बता नहीं। हम्म, ये जो है जैसे कि आपने RMgX को ये बोल दिया ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यस यस। तो वैसे डाइअल्काइल कॉपर लिथियम भी एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब दोनों में फर्क क्या आ रहा है, दोनों में फर्क आ रहा है कि सर इधर तो कॉपर मेटल है और लिथियम मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है। दोनों के दोनों जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही हैं। यस सर समझा। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब मेटल इज कनेक्टेड टू अ कार्बन। ठीक है सबको। यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो हो गया आपका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ तक जो है आपका
केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप किसी को डाउट नहीं रहेगा इसमें ना। कोरे हाउस सिंथेसिस ओनली फॉर इंटर बोर्ड्स में नहीं है ये। कोरे हाउस सिंथेसिस, इसका इस्तेमाल भी हाइड्रोकार्बन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मेटल है वो कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हम लोग बनाते हैं वो जरा समझने का कोशिश करते हैं। यू टेक RX, अब इसके अंदर आप पास करिए लिथियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, डाइथाइल ईथर, दैट इज C2H5 O C2H5। तो ये हमको फॉर्म करके दे देगा R बॉन्ड Li। अब इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, वी पास ईयर कॉपर आयोडाइड, तो ये आपको फॉर्म करके देगा R2CuL, डाइल्काइल कॉपर लिथियम, एंड देन यू पास हियर एनी अल्काइल हैलाइड R बॉन्ड X, कुछ भी पास करो यहाँ पे। तो ये जो R है ना वो इसे कंबाइन कर जाता है किसके साथ में, आपका R के साथ में। तो आपको मिलेगा यहाँ पे R बॉन्ड R डैश। सो यू आर गोइंग टू गेट अ बिगर हाइड्रोकार्बन। मतलब आपके पास अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड है और आप उससे बड़ा कार्बन अपना कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट आई मीन ये रिएक्शन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हायर, yes इधर हो गया, इधर इधर R था, इधर R2 है। फिर से बोलो यस सर। क्या बोल सर रहे हो। वो आर एल है ना, तो उधर बाजू में R2CuL है। आर का R2 कैसे होगा? yes sir। R का R2 कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म में आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अ, चलो मैकेनिज्म में लिख देता हूँ साइड में, वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि रिएक्शन बोर्ड में नहीं है, खाली मैंने आपको ये बताया कि आप अल्काइल हलाइड से लिथियम की मदद से आपने RR बना लिया है। ठीक है, सो जस्ट सी हियर, इसका छोटा मोटा मोटा तौर पे मैकेनिज्म देख लो। इसमें भी कुछ खास बात है वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया आपने इथाइल ब्रोमाइड का, तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, यू आर एडिंग द लिथियम, तो मैं यहाँ पे लिथियम ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे दो लिथियम रहेगा वैसे, एक लिथियम यहाँ पे आएगा और एक लिथियम एक्स के साथ में चला जाएगा। तो जब आप ऐड करेंगे 2Li इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एक लिथियम को Br लेके जाएगा और एक लिथियम जो है वो इथाइल के साथ में आ जाएगा। तो CH3CH2Li प्लस LiBr मिल गया आपको। अभी जो लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम ये अपना इथाइल लिथियम है। अब ये इथाइल लिथियम जो है कोई ज़रूरी नहीं एक ही मॉलिक्यूल है, ये दो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप एक ग्लास पानी रखते हो तो एक ड्रॉप के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है H2O के। तो ये जो है अभी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कॉपर आयोडाइड के साथ में। सो CH3CH2 बॉन्ड Li ऑन ट्रीटमेंट विद द कॉपर आयोडाइड। अब मैं इसका दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो अभी क्या होगा, कॉपर जो है आपका अपना ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट इज अ मेटल, और आयोडीन क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से जो है लिथियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके निकलेगा, और यहाँ पे आयोडीन जो है ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड कॉपर CH2CH3, ये ऐसे आपस में ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोई पूछ रहा था मुझे ये दो R2 कहाँ से आ जाएगा, तो ये स्टार्टिंग में दो रहेगा तभी जाके दो उधर मिलने वाला है।
फिर ये होने के बाद आपने फर्दर क्या ऐड किया इसके अंदर, अल्काइल आयोडाइड ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया, अल्काइल आयोडाइड। अगर आपने जैसे यहाँ पे यूज किया था आर डैश एक्स, तो मैं आर डैश की जगह पे यहाँ पे अगर यूज कर लूँ प्रोपाइल ब्रोमाइड CH2CH2Br, तो क्या हो जाएगा अभी, ये पार्ट जो है वो कंबाइन कर जाएगा ये वाले पार्ट के साथ में। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा 5 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, CH3 CH2 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 अभी इसमें से एक आर है और एक आर डैश है, तो ये जो आपने ऐड किया ना ये आर डैश बी आर है, तो इतना हिस्सा जो है वो आपका आर डैश है और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका आर है। तो आर और आर डैश आपने ज्वाइन कर दिया है, हाइड्रोकार्बन मिल चुका है। अब जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा एक ये वाला जो है, ये इथाइल, ये आपका कॉपर के साथ में चला जाएगा और आपके पास लिथियम ब्रोमाइड, वो एक बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, लिथियम ब्रोमाइड प्लस इथाइल CH3CH2C। तो यहाँ पे जस्ट इतना जानना जरूरी है कि कौन सा मेटल आपने यूज किया है, दैट्स ऑल। अगर आपने लिथियम यूज किया है तो वो समझ जाना आपका कोरे हाउस सिंथेसिस है। उसमें आप क्या करते हैं, यू गिव द क्या बोलते हैं उसमें, हायर हाइड्रोकार्बन। और इसमें एक और काम की चीज़ है, जो आप सेकंड वाला ये यूज करते हो ना, आर डैश एक्स, तो ये जो है इट शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शरी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टर्शरी, ओनली प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट शुड बी देयर। इवन एरोमेटिक भी चल जाएगा। और आर डैश जो आपका है स्टार्टिंग वाला, आर कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी हो, दैट इज ओके, बट फॉर आर डैश इट हैज टू बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। सर हाँ बोलिए। आर डैश की जगह आर यूज नहीं कर सकते, मतलब सेम अल्काइल यूज नहीं कर सकते। हाँ आप आर यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर डैश का मतलब कि वो सामने वाला जो अल्काइल है ना वो डिफरेंट है, समझ रहे हो। यस। तो अगर आप इथाइल भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये आपको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगा कौन सा आर कहाँ से आ रहा है। यस सर। तो ये सर ओनली फॉर लिथियम एंट्रेंस है कोरे हाउस सिंथेसिस, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको जरा दिमाग में रख लेना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद द मेटल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। सर लिथियम नहीं आएगा उसमें। लिथियम कहाँ पे, हाँ तो ये किस में बोल रहे हो बेटा। सर सर सी यू आई के, R2CU में। सी यू आई के साथ कंबाइन होने के बाद। CuI के ये स्टेप में बोल रहे हो क्या यहाँ से। मैकेनिज्म में। सर मैकेनिज्म CU, एक मिनट रुको, ये वाला स्टेप पहला स्टेप क्या कि दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। हाँ वो वाला स्टेप में, सेकंड स्टेप हाँ में। तो लिथियम यहाँ से निकल जाता है, दैट लिथियम गेट रिलीज्ड। आपने कितना यूज, दो यूज किया ना अपना ये। Yes. अब ये एक्चुअली कैसा ना, ये जो है ये आपका दिस इज द नेगेटिव एंड दिस लिथियम इज द पॉजिटिव, तो आप उसके अगल बगल में रख सकते हो। और एक लिथियम जो है वो चला जाएगा आपके आयोडीन के साथ में, वो शायद मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आयोडीन निकल रहा है ना, तो दिस आयोडीन विल गो, यू हैव टेकन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, तो एक लिथियम आयोडाइड भी यहाँ पे रहेगा, वो लिखा नहीं मैंने, ठीक है। और एक लिथियम कॉपर के साथ में आयनिक बॉन्ड बना के पड़ा रहेगा वहाँ पे। जहाँ पे ज़रूरत रहेगा ना वो मैं अच्छे से मैकेनिज्म डिस्कस करूँगा, इसमें उतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा तो हमने लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, रिएक्शन विद मेटल पढ़ लिया, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये केमिकल प्रॉपर्टी कवर अप किया है। अब इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें अराइल हालाइड्स पार्ट भी आता है, बट अराइल हालाइड्स के पहले जो है इसमें SN1 SN2 आ जाता है, सम स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट आ जाता है, तो वो जरा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। नाउ सी,
अभी जो जो टर्म्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो टर्म्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज कायरल कार्बन? व्हाट इज कायरल कार्बन बोलो या सेंटर बोलो? सेकंड, व्हाट इज इनैंशियोमर? व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? क्या होता है? एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? देन व्हाट इज इनैंशियोमर के बाद भी लिख देता हूँ मैं, डायस्टेरियोमर, एपिमर्स, एनोमर्स। ये सब मैंने जानबूझ के एक साथ लिखे हैं। सब इस चैप्टर में नहीं है, बट कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। व्हाट इज मीसो कंपाउंड? ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, एंड लास्ट में आरएस नॉमेनक्लेचर। तो एक एक कंसेप्ट को फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन किसे बोला जाता है? मैं जरा स्क्रीन को ऊपर लेके जाऊंगा। सी द कार्बन गेट अ 4 डिफरेंट वैलेंसी व्हेन, जब आपके पास कार्बन है और उसके पास 4 अलग वैलेंसी है। ए बी सी डी में लिखता हूँ, ए बी, इधर लिख देता हूँ पी क्यू। तो जब कोई एटम, मान लीजिए वो कार्बन है, तो उसके बगल में 4 अलग लोग कनेक्टेड हैं। 4 अलग लोग मतलब वो एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब 2 क्लोरो ब्यूटेन जो है, इसका अगर आपने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होता है, 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, ऊपर हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये हो गया CH3, ये हो जाएगा CH2, और ये हो गया CH3। अगर आप इस कार्बन के ऊपर फोकस करते हैं तो ये कार्बन जो है 4 अलग लोगों द्वारा कनेक्टेड है। ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, राइट साइड में मिथाइल है, नीचे क्लोरीन है, और लेफ्ट साइड में इथाइल है। सो ऑल द 4 डिफरेंट atoms or groups are connected, so that's why this is called as a chiral center, or it is a asymmetric center also. सर अकायरल कार्बन भी होता है ना? हाँ, chiral, the achiral में कोई रिपीट हो जाएगा उसमें, यस सर। मतलब चारों में से सेम। ना कोई भी 2 एटम सेम हो जाएंगे। ठीक है, यस। तो फिलहाल जो कायरल सेंटर होता है, ये भी सबको समझ में आ चुका होगा। यस। हम्म, तो अगर एक और एग्जांपल ले दूं मैं, जैसे आपके पास है CH3 CHOH बॉन्ड D। तो ये जो कार्बन है ये 4 अलग लोगों द्वारा ज्वाइन किया गया है, तो ये हो जाएगा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। अच्छा, अब ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 उसका ज्योमेट्री हो जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होएगा वो हो जाएगा 109 डिग्री। क्या हो जाएगा? 109 डिग्री, अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं आ रहा है। यस। अब इसके बाद जो हमको सीखना है वो सीखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है और प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। देखो, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है, जैसे ये सोर्स है, यहाँ से जो है लाइट निकल रही है, मान लेते हैं दिस इज सोर्स, बल्ब यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो ये एक उसका, मान लीजिए, पाथ है। आपने ट्रांसवर्स वे पढ़ा होगा, मान लीजिए उसका रास्ता है।
अब जो वेव्स है ना वो इस के ऊपर चलेगी, ऐसे चलेगी। अब ये जो है ये ऊपर नीचे, अब ये फ्लैट में भी जाएगी ना, फ्लैट में तो समझ रहे हो, मतलब जैसे आपने कोई इसको, एक ये ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, फिर एक आगे आमने सामने रहेगा, ठीक है, मतलब वो हर एक प्लेन में ट्रेवल करेगा। ओके, दिस इज लाइक, ये परपेंडिकुलर। हाँ, मतलब ऑल पॉसिबल प्लेन में वो जाने वाला है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे अपने पास एक्स और वाई दो प्लेन है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो वो प्लेन के अंदर ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ब्लैक लाइन के लेवल पे भी जा सकता है। ये मैं ऐसे ऊपर नीचे बना सकती, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये कैसा है, ये आपका बोलते हैं ना, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मत समझो, इसको हॉरिजॉन्टली समझो। तो जो लाइन जो है, द लाइट विच propagates in all direction, in all direction, that is a plane, that is a ordinary light। जो लाइट जो है हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। द लाइट विच propagates in all the possible direction is known as ordinary light। अब जैसे आपने घर में ट्यूबलाइट या बल्ब ऑन किया, हर एक डायरेक्शन चला जाता है उसका लाइट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लेज़र है, जब लेज़र का बटन दबाते हो तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, जैसे लेज़र गाइडेड मिसाइल्स होती है ना, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, वो हर एक डायरेक्शन में नहीं जाती। तो जो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये कैसे आपको मिलता है, सी, जब आप किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को, ये मान लीजिए सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट है, इसको आपने पास किया कहाँ से, निकॉल प्रिज्म के अंदर से, कहाँ से, निकॉल प्रिज्म। तो ये यहाँ से जब लाइट निकलेगी ना, तो ये एक ही प्लेन में चली जाती है, ऐसे हो जाती है, मतलब इसका वाइब्रेशन जो है वो एक ही प्लेन में है। तो जो लाइट जो पहले हर एक डायरेक्शन में जा रही थी, जब वो निकॉल प्रिज्म से पास होकर निकली, तो वो क्या हो जा रही है, वो एक डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर एक प्लेन बार फिर से पोलराइज लाइट। repeat करें। सर रिपीट करो ना एक बार। कर रहा हूँ, देखो ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये लाइट है, इसका वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। यस सर। अभी क्या होगा, ये ऑर्डिनरी लाइट को आप जैसे ही पास करेंगे निकॉल प्रिज्म के अंदर से, अब निकॉल प्रिज्म के अंदर से जब वो पास होकर बाहर निकलेगा लाइट, तो इसका जो डायरेक्शन हर एक जगह जा रहा था ना, अब वो सीधा हो जाता है। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन और ऑल द प्लेन, अब ये इसी प्लेन में वाइब्रेट करेगा। तो दिस काइंड ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ पीपीएल। इस तरह की लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। सर सर निकल प्रिज्म क्या है? निकॉल प्रिज्म जैसे नॉर्मली आपका प्रिज्म होता है वैसे ही निकॉल प्रिज्म होता है, खाली इसमें खास बात ये होती है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, आपका ये कार्बाइड, कैल्शियम CaC2। कार्बाइड का बना होता है। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ दिस फार्मूला। एक बार सीईटी में पूछा था, तो कैल्शियम कार्बाइड का ये बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है कि कार्बाइड है, जस्ट विल कंफर्म इट, नॉट श्योर अबाउट दिस, बताऊंगा मैं भी अगले क्लास में।
तो ऐसा होता है, दो ट्रायंगल होते हैं और वो दोनों ट्रायंगल को जो है आपस में जोड़ दिया जाता है। अब इनको जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कनाडा बाल्सम। ये भी पूछा गया था, सीईटी में पूछा गया था। मतलब किस केमिकल का या ग्लू का यूज किया गया है फॉर जॉइनिंग प्रिज्म। तो कनाडा बाल्सम इज द ग्लू विच इज यूज फॉर कनेक्टिंग द टू प्रिज्म। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कैल्शियम कार्बाइड होता है, तो फिर भी मैं एक बार जरा कंफर्म करूँगा। तो ये हो गया ऑर्डिनरी लाइट और हो गया पीपीए। यहाँ तक क्लियर है? यस। yes, यस यस सर। सर। अब हम लोग बात करेंगे इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले बता दो, फिर इनैंशियोमर में जाऊंगा। देखिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बड़ा फेवरेट है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जैसे आपने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट लिया, ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को आपने पास कर दिया, एक ग्लास लिया है आपने और उसके अंदर ना आपने क्या कर दिया, ये रख दिया शुगर, चीनी। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन बना दिया आपने ग्लूकोज का। वो ग्लूकोज जो है डी ग्लूकोज है, डी डेक्स्ट्रो। और एक होता है एल लिवो ग्लूकोज। तो जैसे ही यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट इधर से पास हो तो लाइट बेंड हो जाएगी और वो घूम जाएगी राइट साइड में। वो राइट साइड में घूम गई। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट इज द प्रोसेस वेयर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। अभी जो डी ग्लूकोज था ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब डी ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर होता है। इसके पास क्या होता है, कायरल सेंटर। जिस कंपाउंड के पास कायरल सेंटर होता है वो लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी? इट इज द फेनोमेना, इट इज द फेनोमेना in which plane polarized light PPL gets bent either right side or left side। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये राइट साइड में क्यों बेंड हुआ मालूम है? क्योंकि ग्लूकोज का जो टेंडेंसी है ना वो राइट साइड में बेंड करने का है। अगर हमको पता नहीं होता कि ये राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये सर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। right side or the left side if the solution is coming as it is after the light जो है आपने पास किया किसी भी सोल्यूशन के अंदर से, मान लीजिए पानी के अंदर से आपने ये पीपीएल को पास कर दिया, तो जब वो पानी के अंदर से बाहर निकलेगा ना तो उसको कोई चेंजेस ही नहीं होगा, वो सीधा का सीधा वैसे का वैसे ही निकल जाएगा। इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं? हमारे पास पोलारीमीटर होता है, तो वो बताता है कितने एंगल से लाइट बेंड हो रही है। ऐसे का ऐसे निकल जाएगा सीधा। तो इसमें क्या हो रहा है? नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए आपके पास सेल सेंटर होना चाहिए। और जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसको एक वर्टिकल लाइन खींचने का और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का। ठीक है, और नीचे लिखने का CH2OH और ऊपर लिखने का C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया। अभी नंबरिंग कर दो इसको, 1 एक ही पाई बॉन्ड आएगा। 3 4 5। अभी देखो क्या होगा, राइट राइट लेफ्ट राइट, नीचे से स्टार्ट करना है, राइट राइट लेफ्ट राइट, RR LR, राइट राइट लेफ्ट राइट में आपको OH को लिखना है और बाकी जो जगह खाली है वहाँ पे H भर दो। समझ में आ रहा है?
तो ये है आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसके पास जो है टोटल 4 कायरल सेंटर है। कितने? 4। कार्बन नंबर 2 कायरल है, कार्बन नंबर 3 कायरल है, कार्बन नंबर 4 कायरल है, कार्बन नंबर 5 कायरल है। तो इसके लिए जो ग्लूकोज का सोल्यूशन आपने बनाया उसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया तो वो बेंड हो गया। अब वो बेंड हुआ तो किधर गया? राइट साइड में गया। क्यों राइट साइड में गया? क्योंकि ये था डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या था भाई? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाला है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो। अब मुझे पता कैसे चलेगा? तुम बोल सकते हो यहाँ पे जो लास्ट कायरल कार्बन है ना 5 नंबर का, उसका जो OH है वो राइट साइड में, इसके लिए इसको हम लोगों ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला है। ये बायोमोलिकुलर एक चैप्टर है, वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सभी को समझा? सर वो एक बार फिर से नाम बताना, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि वो लाइट को राइट साइड में घुमाने वाला, क्लॉकवाइज। यस सर, समझा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन एंड प्रोसेस सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैं बात करूंगा इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। वो जो मैंने ऊपर 4 टर्म्स लिखे थे, वो 4 टर्म्स में से हमारे को एक ही टर्म इस चैप्टर के अंदर है, बाकी सब टर्म्स नहीं है। बट फिर भी मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा वो कंसेप्ट डाल दूंगा। देखो, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं ये आपको एक्सपेक्टेड है। डायस्टेरियोमर नहीं है हमारे पास। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये कहीं कहीं मुझे तो नहीं दिखता, बट एक्सपेक्टेड है एंट्रेंस में। इनैंशियोमर तो काफ़ी फेवरेट है। एपीमर पूछा गया है नीट के एग्जाम में, एनोमर भी पूछा गया है, और मीजो कंपाउंड। चलो मैं पहले मीजो कंपाउंड को डिस्कस करूंगा, फिर इसके ऊपर आता हूँ। देखो, टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। क्या करता हूँ? टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए, ये है टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अभी देखो क्या करना होता है आपको। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास कितना ये है कायरल सेंटर है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 2। सर 2 है। 2। बराबर, 2 कायरल सेंटर है, बहुत यस बढ़िया। सर। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन बना लूँ, क्या कर लूँ? सोल्यूशन बना लूँ और इसके अंदर से पास करूँ प्लेन पोलराइज लाइट, तो आपको लगता है वो बेंड होगा कि नहीं होगा? यस सर, बेंड होगा। होगा, बेंड होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बेंड होगा। तो यहाँ पे जो है एक कंसेप्ट आ जाता है, इसको मैंने बोला है मीजो कंपाउंड। क्या बोला मैंने? इसको बोला नहीं मैंने, मीजो कंपाउंड का कंसेप्ट आपको बताना है। तो देखो, हमारे को ऐसा लगता है कि इसके पास 2 कायरल सेंटर है, तो ये जो है लाइट को घुमा देगा। इसके अंदर से जब मैंने पास करना है प्लेन पोलराइज लाइट, ये आपका PPL है, और जब मैंने इसको पास किया टार्टेरिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर से, तो लाइट वैसे की वैसे ही निकल जाती, कुछ भी चेंजेस नहीं होता उसके अंदर। ये आपका टार्टेरिक एसिड का सोल्यूशन है। तो लाइट वैसे का वैसे ही निकल गई। तो लोगों को लगा यार इसके अंदर तो कायरल सेंटर है, फिर भी ये नहीं हुआ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आधा जो है लाइट को ऊपर खींचता है और आधा नीचे खींचता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आ रहा है भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर, समझ। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आधा हिस्सा जो है ऊपर का और आधा हिस्सा जो नीचे का वो सेम है। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? दोनों ऊपर नीचे जो है खींचने लगते हैं लाइट को। मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअल टेक्निकल टर्म बाद में मैं यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से लाइट सीधे के सीधे निकल जाती है। अभी मैंने RS नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया नहीं है, RS नॉमेनक्लेचर, तो वो जो पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली होता है यहाँ पे ये कि जो ऊपर का कायरल सेंटर है इसका नॉमेनक्लेचर, मान लीजिए R आ रहा है। R क्या होता है वो मैंने बताया नहीं है। और नीचे वाले का R नहीं आएगा, नीचे वाले का S आता है, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो आधी लाइट जो है वो ऊपर जाती है और आधी लाइट जो है वो नीचे जाती है।
तो वो जो रिजल्टेंट है वो कैंसल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसल आउट। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, इन द केस ऑफ मीसो कंपाउंड देयर इज अ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटीज सीन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। आधा लाइट ऊपर जाता है और आधा लाइट नीचे जाता है, तो दोनों कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट सीधा निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? यस। Yes, sir. हाँ, तो मीसो कंपाउंड दिमाग में फिट करके रख लो। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री due to plane of symmetry, this is optically inactive, this is optically inactive। clear है? now अब हम बात करेंगे इनैंशियोमर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम में। सी इनैंशियोमर, इनैंशियोमर का डेफिनेशन होता है कि अगर आपके पास कोई दो ये दिए स्ट्रक्चर्स दिए, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर सीधा आपको बताऊंगा। द स्टीरियो आइसोमर्स, द स्टीरियो आइसोमर that are mirror image of each other, that are mirror image of each other and that are non superimposable, non superimposable। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या मैच नहीं करेंगे। जैसे कि आपका दाहिना हाथ palm, whenever you place on the left palm, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये जस्ट उसमें जो आपका थंब है ना, थंब वो मैच नहीं करता है। थंब जो है वो मैच नहीं करेगा। पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। देखो ये कार्बन है और आपने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले लो। दिस इज कनेक्टेड टू वन COH, यहाँ पे मिथाइल है, देयर इज अ OH एंड देयर इज अ H। अभी मैंने क्या किया, इसका मिरर इमेज दिया। ठीक है, जैसे आप दाहिने हाथ का मिरर इमेज लेंगे ना पाम पाम का, तो लेफ्ट हैंड का पाम आता है और उसके ऊपर जब आप रखेंगे ना तो वो मैच नहीं करेगा। उसे हम लोग बोल देते हैं इनैंशियोमर। अगर वो मैच कर गया तो इनैंशियोमर नहीं है, तो डायस्टेरियोमर हो जाता है वो। COOH। देखो जो प्लेन में ना ये ब्लैक वाला, आई मीन दिस, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में, और ये जो डॉटेड लाइन पे हो ना ये प्लेन के पीछे, और OH जो है ये आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने लाइट इसके ऊपर पास किया, ये मिरर इसका इमेज निकाला, तो ये फ्लिप कर जाता है। क्या कर जाता है? फ्लिप। OH इधर आ सर जाएगा। रिपीट करो ना। हाँ बता रहा हूँ मेरे को। whenever you take the mirror image of any object, ऑब्जेक्ट का लोगे, ये तो मॉलिक्यूल है, तो ऑब्जेक्ट का अगर आपने मिरर इमेज लिया, जैसे कि अगर मैं ये ले लो, इसका ये आपके पास टेनिस की बॉल है, इसका आपने मिरर इमेज लिया तो क्या मिलेगा आपको? वही मिलेगा ना। वही मिलेगा। अब जब आप इसको इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये मैच कर गया, मैच कर जाएगा। यस। तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल हुआ कि सुपर इम्पोसिबल हुआ? सुपर इम्पॉसिबल। सुपर सुपर इम्पोसिबल। इम्पोसिबल हुआ। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिया, टेनिस की बॉल लिया और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर दिया, राइट साइड वाला मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो इसका मैं मिरर इमेज लेता हूँ, तो मिरर इमेज लेने पे मेरे को क्या मिलेगा? उल्टा पहला मिलेगा। ब्लैक आएगा। पहला ब्लैक फिर व्हाइट।
पहला ब्लैक आएगा। ठीक है, नॉन इधर ब्लैक हो जाएगा। अभी नॉन मैं सुपर इम्पोसिबल। हाँ तो इसको इसके ऊपर रखूंगा तो मैच किया क्या, नहीं मैच किया, नो। नॉन No. सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट है। क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो मॉलिक्यूल भी कायरल हो सकता है अगर वो मैच नहीं करेगा। आप ये समझो ना, जैसे आप हैंड ग्लव्स पहनते हो, हैंड ग्लव्स, जैसे जो क्रिकेट खेलता है तो वो राइट हैंडेड बैट्समैन रहेगा, तो वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का ग्लव्स हाथ में नहीं पहन सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का जो थंब है ना वो आगे की तरफ रहता है। आगे की तरफ मतलब कि क्योंकि दोनों हाथ में जो थम्ब्स है ना, एक में थोड़ा सा कुशन ज़्यादा रहता है। इफ़ यू इमेजिन, ये अगर उसके फिंगर्स हैं, ये डायग्राम से प्रॉपरली क्लियर हो जाता था। ठीक है, अगर ये उसका लेफ्ट हैंड का ग्लव्स है ना, ये थंब है मान लीजिए, तो जब आप इसका सुपर ये मिरर इमेज लेंगे ना, मिरर इमेज क्या, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का ग्लव्स है वो मैच नहीं करता। इवन स्लीपर, आप जो पैर में राइट हैंड का स्लीपर, राइट लेग का स्लीपर लेफ्ट लेग के स्लीपर के ऊपर रखोगे ना, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स। सो if any object is non-superimposable, you can say these objects are called as a chiral object, and those chiral objects are the enantiomers. अब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा है लैक्टिक एसिड का, अब ये लैक्टिक एसिड का मैंने मिरर इमेज निकाल दिया। अब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखो, तो जब आप इसके ऊपर उठा के रखोगे ना तो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनैंशियोमर। अभी मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल दे देता हूँ। डेफिनेशन दिमाग में रखो, एग्जांपल अपने आप धीरे धीरे आते रहेंगे तो मैं उसको समझाते रहूँगा। जैसे ये हो गया आपका COOH CH3OH, आपने इसका मिरर इमेज ले लिया, तो मिरर इमेज लोगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन वैसे रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फ्लिप हो जाएगी। वर्टिकल वाला जो ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला LH आएगा, बाद में H3O आएगा। हाँ, CH3। ठीक है, तो अभी जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे ना, तो ये H इधर है तो इधर पे मिथाइल आएगा, इधर H की जगह पे मिथाइल आएगा, तो मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। क्या है भाई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो जो भी ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। बात समझ में आई? सर अकार्यल कार्बन एटम लिया तो उसमें सुपर इम्पॉसिबल आ जाता है। अगर अकायरल लिया रहता तो अकायरल में अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी आता ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, यस अब जैसे कि तुम दोनों साइड में ये कर लो, वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरा वाला स्ट्रक्चर अगर सेम है तो सेम है। उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। अभी इसमें पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरा वाला स्ट्रक्चर का रिलेशन मतलब पूछते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फर्स्ट एंड टू, सो यू विल कॉल देम एज द इनैंशियोमर। इनैंशियोमर। ठीक है, समझ में आ यस रहा है? सर। अच्छा, अभी मैं आपको एपीमर बता देता हूँ। एपीमर आपको वैसे भी मिलेगा किधर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर एपीमर और एनोमर जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी मैं दूंगा आपको, कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है। सी, अभी ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर आपको सामने बना के दिया था। अब जैसे ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई, 16। 2⁻n², ये फॉर्मूला है, 2⁻n², वेयर n इज द कायरल सेंटर, n इज द कायरल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जितना भी कायरल सेंटर बनेगा, 2⁻n², थर्ड है तो जस्ट 1 मिनट, n² होता है 2⁻n² में, वो उसके लिए जाता है, और अपना ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है उसके लिए 2⁻n², 2n² है। नाउ ग्लूकोज इज हैविंग 16 आइसोमर, ग्लूकोज इज हैविंग
16 आइसोमर्स। मतलब आइसोमर किसको बोलते हैं आपको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड द आइसोमर्स। अभी जो ग्लूकोज का अपीयरेंस है वो कुछ इस प्रकार होता है। CH2OH, राइट राइट लेफ्ट राइट, HHH, ठीक है। अभी देखो, आप जब इससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर निकालते हैं, ये है डी ग्लूकोज, क्या है, डी ग्लूकोज। अगर मुझको कोई बोलेगा इसका मिरर इमेज निकालो, तो मैं पूरा का पूरा फ्लिप कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल को सीधा रखूंगा, आई मीन वर्टिकल लाइन को सीधा रखूंगा, बाकी सबको घुमा दूंगा मैं। तो उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरा कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज अ एपीमर। तो यहाँ पे जो है इसको नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर जो कोई भी एक कार्बन है ना, वहाँ पे आइसोमर आपका ये स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। जैसे जो कार्बन नंबर 4 पे OH राइट में और H लेफ्ट में, तो जब आप कार्बन नंबर 4 को दूसरे वाले स्ट्रक्चर में घुमा देते हो, OH को लेफ्ट में लिखते हो, राइट में H लिखते हो, और बाकी सब ऐसे का वैसे ही लिखते हो, तो इसे हम बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं, एपीमर। सर फोर्थ का ही क्यों किया? किसी एक का ही करेंगे, क्योंकि देखो क्या है ना कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है डी गैलेक्टोज का। किसका स्ट्रक्चर है, डी गैलेक्टोज। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एपीमर, अभी कहीं के पे C2 भी मिलेगा। ये जो है ये मैंने C4 पे चेंज किया ना, कार्बन नंबर 4 पे चेंज किया, तो जब C2 पे चेंज करोगे तो वो भी आएगा, लेकिन वो C2 वाले का एग्जाम्पल कुछ और रहेगा, उसको हम लोग मैनोज बोलते हैं, ठीक है। ये गैलेक्टोज है तो वो मैनोज है। वैसे मैंने बोला ना ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स हैं, तो एक तो ग्लूकोज है, दूसरा गैलेक्टोज है, फिर मैनोज है, ऐसे बहुत आपको 13 और देखने को मिलेंगे। तो जब किसी एक कायरल सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ओनली वन कायरल सेंटर इज हैविंग डिफरेंट, ओनली वन chiral center having different configuration, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एपीमर। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का क्या रिलेशन है, दे आर दी एपीमर्स, दे आर द एपीमर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस और नो? Yes. यस सर। यस सर यस। हाँ तो ठीक है, तो ये हो गया एपीमर, एनोमर, मिसो कंपाउंड, इनैंशियोमर कवर अप कर लिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज कायरल सेंटर, ठीक है। अब इसमें मेरे को RS नॉमेनक्लेचर का, फिर मेरे को अपना ये SN1 और SN2 पे जाऊंगा, फिर अराइल हाइलाइट्स, ओके। तो अभी मेरे को जो स्टार्टिंग में डाउट पूछा था उसको मैं करता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, जो भी मैंने आज पढ़ा है।